छोड़ो मुझे। अरे मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मैं तो तुमसे शादी करके रहूंगा, और उसके बाद सुहाग रात भी। मैंने कहा ना छोड़ो हमें। तभी अंकुर नाम का लड़का वहाँ से कार में जा रहा था। उसने ये सब देखा तो अपनी कार रोकी। लड़की को हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो क्या क्या करेगा तू? हाँ, और तेरी लगती कौन है भैया बंजारन, जो तू इतनी फिक्र कर रहा है इसकी? हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा? अभी बताता हूँ साले क्या करूंगा। ये कहकर शुभम उन लड़कों की खूब पिटाई करता है, जिस कारण उसके हाथ में भी चोट आ जाती है और खून निकलने लगता है। बार बार उन लड़कों के पूछने पर शुभम रितिका की मांग में अपने खून से सिंदूर भर देता है। अब पता चल गया ना क्या लगता हूँ मैं इसका। अब वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस लड़की के घर वाले और बाकी सब गांव वाले भी आ जाते हैं। हाय दैया, ये तो अब इस शहरी बाबू की घरवाली हो गई। अब तो आपको इससे शादी करनी होगी। क्या कहा शादी? लेकिन ये सब तो मैंने उन गुंडों से बचाने के लिए किया था। ऐसा मत कहो बाबू, हमारी बिटिया से तो अब कोई शादी नहीं करेगा, इसे अपना लो। हाँ, अब तो तुम्हें इसे अपनाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपनी माँ से इस बारे में बात करनी होगी। शुभम अपनी माँ को फोन पर सारी बात बताता है। उसके माँ और पिता जल्द से जल्द शहर से उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उस गांव में घूमने के इरादे से आया था, पर इत्तेफाक से शायद उसका नसीब गांव की बंजारन लड़की से जुड़ा था। शुभम के माता पिता उस गांव में पहुंचते हैं। शुभम का परिवार काफी मॉडर्न था। उसकी माँ भी बेहद ही मॉडर्न थी। उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। हमारे बेटे ने तो आपकी बेटी की जान बचाने के लिए ऐसे किया। देखिए बहन जी, आप ठहरी शहरी मॉडर्न महिला, आपकी सोच विचार भले ही मॉडर्न हो, लेकिन ये गांव है। यहाँ की बेटी के दामन पर एक बार दाग लग गया ना, तो फिर कोई उससे कभी विवाह नहीं करेगा। इस बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दूं और इस गवार से इसकी शादी कर दूं। बहन जी ऐसा मत कहिए, मेरी बच्ची को अपना लीजिए, नहीं तो हम शर्म के मारे उस पहाड़ी से कूद कर जान दे देंगे। हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही जमा पूंजी है। माँ रहने दीजिए, इन्हें जो सही लगे वो करने दीजिए। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ताउम्र इनकी पत्नी बनकर ही जंगल में अकेले अपना जीवन काट दूंगी। ये सुनकर रौनक को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनाने का फैसला करता है। मॉम, अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो ठीक है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा। प्लीज मॉम। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन आप सब गांव वाले भी सुन लीजिए। शुभम मेरा इकलौता बेटा है। इसकी शादी को लेकर मेरे कई अरमान थे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं गाजे बाजे के साथ अपने बेटे की बारात लेकर आऊंगी, भले ही अब बहू गवार ही क्यों ना हो। शुभम और रितिका की शादी हो जाती है और गांव की बंजारन बहू बड़ा सा घूंघट डाले अपनी शहरी ससुराल आ जाती है, जहां उसकी मॉडर्न सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। अपने इतने बड़े ससुराल को देखकर वो काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में, अरे बाप रे, इतना बड़ा ससुराल है हमरा, इतने बड़े ससुराल में तो हम पूरा गांव के लोग आ जावे। और वो का खिड़की के बाहर ही नदी क्या है? रितिका, वो नदी नहीं, स्विमिंग पूल है। का पूल? कमाल है, घर में नदी जैसा पूल बना लिया। सही है, तुम शहर वालों ने भी बड़ी तरक्की कर ली है। तभी शुभम रिमोट से फैन ऑन करता है। अरे बाप रे, लगता है इस घर में कोनो भूत है। क्या भूत? और का, देखो तो बंद पंखा अपने आप चलने लगा। अरे वो तो मैंने बटन दबाया था रिमोट से। का बटन से पंखा चलता है? हमरे गांव में तो मुखिया के घर ही पंखा है, उसका भी बटन जोर से दबाना पड़ता है तब चलता है। रितिका की बातें, उसकी मासूमियत अब शुभम को पसंद आने लगी। अगली सुबह रितिका तैयार होकर बड़ा सा घूंघट डालकर रसोई में गई। कमाल है, कमरे जितनी बड़ी रसोई, लेकिन इसमें चूल्हा कहाँ है वो तो हमको दिख ही नहीं रहा। बिटिया, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ पर ये गैस होती है, ये देखो। तभी वहाँ उसकी सास और ननद आ जाती हैं। ओह, तो बिरजू काका इस गवार बहू को गैस ऑन करना सिखा रहे हैं। सासू माँ, आप यहाँ कहाँ आई हैं? अब आपकी बहू आ गई है, अब तो बस आप बैठकर गर्मा गर्म रोटी खाइए और क्या। कुछ देर बाद वो सबको तला हुआ देसी खाना बनाकर ले जाती है। बहू, ऐसा खाना कोई नहीं खाएगा। आप देखते जाइए काका, सब कैसे अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो सबको खाना देती है। ओह गॉड, ये ऐसा खाना कौन खाता है? बिरजू काका, क्या है ये? बिटिया, आज खाना बहू ने बनाया है, हमने तो उनको मना कर दिया था। ओह गॉड, अब इस घूंघट वाली के आते ही ये सब खाना पड़ेगा, ऊपर से ये देसी खाना खाना पड़ेगा। वैसे इसने ये खाना घूंघट में बनाया, पता चले हमें ये पसंद ही ना आए। ऐसे ही शाम को आस पड़ोस की औरतें रितिका की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। मॉडर्न सास की लंबे से घूंघट में बहू को देखकर आस पड़ोस की औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं।
वाह सुमोना, ये भी क्या है ना, मॉडर्न सास लाई घूंघट वाली बहू। पड़ोसन उनका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। मॉडर्न सास को बड़ा गुस्सा आता है। वो रितिका को कई बार अपना घूंघट हटाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी सुनती नहीं। एक रोज उनके यहाँ एक बड़ा क्लाइंट आते हैं जिन्हें भारतीय सभ्यता देखने का बड़ा मन था। इस बात से रौनक घबरा रहा था, लेकिन तभी रितिका सब संभाल लेती है। वो बड़े ही सुंदर तरीके से घर को सजाती है, साथ ही बढ़िया बढ़िया सा देसी खाना और मीठा बनाकर तैयार कर लेती है। घूंघट वाली बहू की सभ्यता और उसके हाथ का बना देसी खाना उन विदेशी क्लाइंट्स को बड़ा पसंद आता है और वो ये डील पक्की करके चले जाते हैं। इतना बड़ा ऑर्डर देख अब सुमोना भी अपनी बहू से बड़ी खुश होती है और अब वो अपनी बहू के साथ बड़े ही प्यार से पेश आती है। रितिका भी अब सबका प्यार पाकर बड़ी खुश थी। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के दो जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झांक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की दो बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं।
फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो, गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता। लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती है, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे, आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहाँ दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े? घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे माफ कर दो। जहाँ सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।